जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है। पेपर नंबर 5 है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रही है, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप VBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो। आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो। तो मैं आपको बता दूं, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स चल रही है, साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं जो किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, और BE वालों के लिए भी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन की। इससे पहले मैंने लेक्चर 3 तक आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, है ना। इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो देखिए, अभी लेक्चर नंबर 4 में भी मैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की इंट्रोडक्शन पार्ट को ही मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, है ना। मतलब इसी को मैं चलाऊँगा। लेक्चर नंबर 3 तक मैंने थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की इंट्रोडक्शन पार्ट को चलाया हूँ, और लेक्चर नंबर 4 में भी इंट्रोडक्शन पार्ट को ही चलाऊँगा। कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं इतना पढ़ाऊँगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बस वो सब के बारे में डील करूँगा। ठीक है। तो आइए, ये नोट्स जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक मैं दे दिया हूँ, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, हम लोग थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने देख चुका था, अब यहाँ से देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसे करने से पहले थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का मीनिंग को समझते हैं, और साथ में ये भी कि इस चैप्टर को समझने के लिए और क्या क्या बेसिक्स कंसेप्ट को समझना जरूरी है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, हियर वी विल लर्न थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, दैट इज वी लर्न रियल फंक्शंस बेस्ड थ्योरीज, मतलब रियल फंक्शंस पर बेस्ड थ्योरी पढ़ेंगे। देन ए क्वेश्चन अराइज इन योर ब्रेन, व्हाट इज रियल फंक्शंस। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिफोर वी डिस्कस अबाउट फंक्शंस। तो हम लोग को रियल फंक्शंस के बारे में जानना है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और आज भी करूँगा। और रियल फंक्शंस को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें 1-1 मैपिंग होता है। ठीक है। तो f such that a to b, f is a function from a to b and function is a special type of relation. ट्राई टू रिकॉल योर नॉलेज अबाउट फंक्शंस, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लास 11th में पढ़ना था, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्राई टू रिकॉल योर नॉलेज अबाउट फंक्शंस। और अगर नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो आप हमारे 11 क्लास के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं फंक्शंस की प्ले लिस्ट खोल करके। देन वी डिस्कस अबाउट रियल फंक्शंस। अब हम लोग जो है कि रियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रियल फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि फंक्शंस आप जानते हैं तो रियल फंक्शंस को समझना बहुत ही आसान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, रियल फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। f सच दैट a to b, अगर कोई फंक्शन f a से b में डिफाइंड है और b जो कि रेंज है वो अगर सबसेट हो जाए रियल नंबर का, है ना, रियल नंबर का अगर सबसेट हो जाए रेंज, तब हम लोग कहेंगे f इज ए रियल फंक्शंस। इफ़ एनी फंक्शंस डिफाइन सेट a टू सेट b एंड द कोडोमेन, यानी कि जो रेंज है, यानी कि रेंज अगर समझ लीजिए, रेंज अगर पूरा सेट बी के इक्वल हो जाता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। मतलब बी सेट को कोडोमेन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और रेंज एक अलग चीज़ होता है, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, है ना। अगर बाई चांस रेंज सबसेट, अगर बाई चांस रेंज और सब सेट बी बराबर हो जाए तो यानी कि रेंज मेरा कोडोमेन के बराबर हो गया, है ना। तो यानी कि रेंज उस समय कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है रेंज जो है वो सेट बी के बराबर हो जाए, तो उस समय रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है, मैं अभी तक कह रहा था कि रेंज अगर सबसेट हो रियल नंबर का, तभी हम लोग फंक्शन एफ को जो है कि रियल फंक्शंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया है चीज़ें, कि रेंज अगर मान लीजिए कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसा कह दे तो अच्छा रहेगा कि कोडोमेन सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। इफ एनी फंक्शंस डिफाइन सेट ए टू सेट बी, ऐसा डिफाइन होना चाहिए। एंड द कोडोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर ऐसा हो जाए देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड रियल फंक्शंस, तब फंक्शन एफ को रियल फंक्शंस कहेंगे। तो नाउ लेट अस डिस्कस विद एन एग्जांपल। एफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया हुआ है और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 1 2 3 4 9 16 है,
तो आप कैसे करोगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा। मतलब 1 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का मैपिंग 4 के साथ, 3 का मैपिंग 9 के साथ, 4 का मैपिंग 16 के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है ना। हो सकता है किसी किसी मामले में रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, इसीलिए मैंने कहा था कि कोडोमेन सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, है ना। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं जो कोडोमेन है, कोडोमेन में 2 3 भी है ना। तो 2 3 भी क्या है, जो है कि सबसेट है रियल नंबर का। तो इसीलिए 1 2 3 4 9 16 ये टोटल का टोटल सबसेट है रियल नंबर का। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो कोडोमेन में दिया रहे, मान लीजिए आयोटा दिया रहा है, 2 की जगह पर आयोटा दिया रहा है और 3 की जगह पर माइनस आयोटा दिया रहा है, तो उस केस में रेंज जो आया है 1 4 और 9 और 16 ये रियल पार्ट होगा, ये सब रियल एलिमेंट्स होगा। तो यही सबसेट हो जाएगा तब सिर्फ रियल नंबर का। और 2 और 3 को जगह पर अगर आयोटा और माइनस आयोटा है तो उसको छोड़ देना है। इसीलिए कहा जाता है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोडोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, है ना, तो उस केस में तो आप यहाँ पर समझिए जनरली कोडोमेन का ही बात, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल पार्ट ही मिलेगा, ठीक ना, रेंज आपका रियल ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल एनालिसिस का ही एक पार्ट है ना, समझ रहे हैं ना। रियल एनालिसिस का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं हम, ये पार्ट 1 सेमेस्टर 2 में पढ़ाए थे। तो बी बराबर आपका क्या 1 2 3 4 9 16 है, ये कोडोमेन है भाई, ठीक है। हियर कोडोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रियल फंक्शंस। नाउ वी शैल लर्न थ्योरीज ऑफ दैट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसी टाइप के जो फंक्शंस है जो कि रियल फंक्शंस है, इसी टाइप के जो फंक्शन यहाँ पर एफ डिफाइंड है, तो इसी टाइप के फंक्शंस के ऊपर या फंक्शंस पर बेस्ड थ्योरीज पढ़ने वाले, इन्हीं रियल फंक्शंस पर बेस्ड थ्योरीज पढ़ने वाले। नाउ वी शैल लर्न थ्योरीज ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शंस। इन दैट थ्योरीज वी विल लर्न अबाउट कॉन्टीन्यूटी एंड देयर डिफरेंशिएबिलिटी। इन थ्योरीज में हम इसके कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टीन्यूटी आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इन फंक्शंस की थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे हम आप पहले भी पढ़ चुके हो फंक्शंस के बारे में, 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। डैट इज कॉन्टीन्यूटी। तो इन फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। किन फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी के बारे में, जो रियल फंक्शंस हो, मतलब इस प्रकार से एफ सच दैट ए टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। बी मेरा कोडोमेन है, वो सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, तभी हम उन फंक्शंस पर बेस्ड उनकी कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनके लिमिट के बारे में तो पढ़ेंगे ही, में बात करेंगे हम। उसके बाद आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मेनली कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड हम बहुत सारी थ्योरीज करेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स करेंगे, बहुत सारी थ्योरीज मतलब थ्योरम्स करेंगे, है ना, कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी एकदम। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं आपको कि सपोज कीजिए एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ए बाउंडनेस फंक्शन, है ना, बाउंडेड फंक्शन। एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ए बाउंडेड फंक्शन हो गया, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे आपका रॉलिस थ्योरम भी कॉन्टीन्यूटी के ही अंदर आती है और साथ में उसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी लगती है, ठीक है। फिर कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ये पढ़ेंगे। तो बहुत सारी थ्योरम्स है ना, पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। अभी मैं सब बता नहीं दे रहा हूँ, अगर बताऊँगा तो आप बका जाओगे। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे। मेनली कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड हम बहुत सारी थ्योरम्स के करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी से भी रिलेटेड ढेर सारी थ्योरम्स करेंगे, जैसे आपने पहले भी, है ना, पढ़ा होगा, जैसे आपने पहले भी ये सब चीज़ को देखा होगा, पढ़ा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। होगा तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा होगा। 11th या 12th क्लास में कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक करते हैं, 11th या 12th क्लास में आपने ये भी जाना था कि कॉन्टीन्यूटी को कैसे चेक किया जाता है किसी फंक्शन की। तो मतलब कोई फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूटी है तो वो कैसे चेक करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हम उनकी लिमिट चेक करते थे, याद है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। अगर ये तीनों का तीनों बराबर होता था तभी हम लोग उस फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहते थे। तो कॉन्टीन्यूटी को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, वी हैव लर्न द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, यानी कि लिमिट निकालना हमको आना चाहिए और साथ ही साथ फंक्शनल वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग को लिमिट निकालने आना चाहिए। यानी कि अब कॉन्टीन्यूटी को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले
लिमिट के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को पढ़ने से पहले लिमिट के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, पढ़ना होगा, क्योंकि लिमिट के ही कंसेप्ट से ही कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करते हैं। और लिमिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए अच्छा देखिए, अब लिमिट को कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट पढ़ना होगा, ये सब पढ़ने होंगे। तो ये जो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे ये हम लिमिट पॉइंट से शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तो मतलब पहले लिमिट पॉइंट यानी कि क्लस्टर पॉइंट दोनों बात से में समझाएंगे, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, इसके बाद कॉन्टिन्यूटी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिमिट पॉइंट मैं नहीं समझाने वाला हूं और लिमिट के कॉन्सेप्ट को भी मैं नहीं समझाने वाला हूं। पूछे क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट को मैंने सेमेस्टर 2 में समझा चुका हूं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। कोई भी सेट का लिमिट पॉइंट कब एग्जिस्ट करता है, तो उस सेट से एक पॉइंट ले ले या उस सेट के बाहर एक पॉइंट ले ले, उसका एक नेबरहुड बनाए, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाए या डेल्टा नेबरहुड बनाए, और उस नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा, अदर देन उस पॉइंट के अलावा, मान लीजिए कोई पी पॉइंट को लिया उसी सेट में से, सेट एस से, या फिर सेट या उस सेट का वो पी पॉइंट नहीं है, बाहर का भी है, तो उस पी का मैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाता था। और उस पी के एप्सिलॉन नेबरहुड में उस पी के अलावा उस सेट का कम से कम एक अगर मेंबर मिल जाए उसी पी के नेबरहुड में, पी के एप्सिलॉन नेबरहुड में, तब हम लोग उस पी को लिमिट पॉइंट कहते थे उस सेट एस का। तो ये लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट था। और लिमिट तो आप जानते ही है बाबू कि कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्स अगर ए को टेंड्स कर रहा है तो उस केस में फंक्शन एफ का लिमिट एल होता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो ये सब बात है कि एक्स अगर ए की ओर मूव कर रहा है तो उस केस में फंक्शन एफ एल की ओर मूव कर रहा है। तो भाई बता ही दिया मैंने, चलिए। लेकिन अगर इसको और बारीकी से समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, रियल एनालिसिस का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर समझिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 का ये सब चीज़ है। तो लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, ये सब उधर का है बात। तो भी इधर हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और करेंगे भी। और कॉन्टिन्यूटी जो यहाँ पर पढ़ना है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। आपने इससे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी क्या? आपने कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ा होगा, यानी कि नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी पढ़ा होगा। नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि LHL RHL बराबर हो गया फंक्शनल वैल्यू का, यानी कि किसी एक पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी को चेक करना जानते थे। किसी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर आप लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे। आपने क्लास 11-12 में यही किया ही होगा, है ना, कि कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट ए या फिर कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट बी। बट यहाँ पे हम दो तरीके की कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल कंटिन्यूटी जो कि आपने बचपन से पढ़ते आया है क्लास 11-12 से, एट ए पॉइंट ए या एट ए पॉइंट बी। एंड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि किसी इंटरवल पर, जैसे कि क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो हम लोग पॉइंट ए पर भी चेक करेंगे, पॉइंट बी पर भी चेक करेंगे, और ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट में जितना भी पॉइंट्स होगा उन सारे पर हम लोग चेक करेंगे। और अगर इस पूरे इंटरवल पर जो है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तभी उस फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट ए या एट ए पॉइंट बी। सेकेंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या पढ़ना है, डेट इज कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी और ऑन ए सेट ए। यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में जो है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में मतलब दोनों पॉइंट पर, ए और बी दोनों पॉइंट पर, और साथ ही साथ ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन पर भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ए से बी में जो क्लोज इंटरवल है इसी को हम सेट ए मान लेते हैं। तो वेर ए बराबर कैपिटल ए बराबर सेट ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। वेर ये दोनों डिस्कस के बाद वी विल लर्न अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। जब ये सब हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे। इसमें हमें ढेर सारी थ्योरम्स पढ़नी होगी, डेट इज मीन वैल्यू थ्योरम, रॉलिस थ्योरम, है ना, इसके बाद आपका डार्बक्स थ्योरम, ठीक है, इसके बाद लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वही बात है जो मीन वैल्यू थ्योरम है। और इसके बाद फिर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMBT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इस प्रकार का बहुत सारा थ्योरम्स है, जैसे टेलर्स सीरीज यानी कि टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरियंस थ्योरम, है ना, ये सब बहुत टाइप का है, सब पढ़ेंगे। क्रेथेडोरी थ्योरम, है ना, क्रेथेडोरी थ्योरम डिफरेंशिएबिलिटी में ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए पेज नंबर क्या था, 5 था। तो ठीक है ना। अब जो है कि इतना हम पढ़ा दिए, अब इस सबका नोट्स आपको मिल जाएगा।
गूगल ड्राइव में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक ना, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके पेपर के बारे में कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपके पेपर के बारे में हुआ। तो अब आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 में। कहाँ पर? तो लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। लेकिन रुकिए, देखिए लिमिट पॉइंट हो गया, क्लस्टर पॉइंट हो गया, जिसको अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, फिर आगे आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, ये सब के बारे में मैंने आपको बहुत बारीकी से सब पढ़ाया हूँ, है ना, ये सब बहुत बारीकी से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, बहुत बारीकी से। फिर एप्सिलॉन नेबरहुड पढ़ाया हूँ, डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड पढ़ाया हूँ, है ना, एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट P है तो उसका एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होगा, तो P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, मतलब P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन उसका एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, है ना। अब डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है, तो मान लीजिए P का नेबरहुड कौन है, तो P का नेबरहुड है P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, तो उसमें P को सिर्फ माइनस कर दीजिए। तो P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड में मैं P को अगर हटा दूँ तो उसको हम लोग कहते हैं डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P। क्या कहते हैं? डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P। ये सब चीज़ मैंने सेमेस्टर 2 में पढ़ाया था, ये सब का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, बहुत काम आएगा, ठीक है ना, ये सब भी मैं बताऊँगा, है ना, जहाँ जो चीज़ ज़रूरत होगा ज़्यादा वो मैं बताऊँगा। और फिर क्लस्टर पॉइंट की बात, जो क्लस्टर पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझिए आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट P बिलोंग्स टू सेट S, अगर कोई पॉइंट सेट S से ले लिया, इस सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट, उसको हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे सेट S का, है ना। इफ़ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ S अदर देन P। मतलब सिंपल ये है कि मैंने जैसे कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट सेट S का लिमिट पॉइंट बनना चाहता है, अगर कोई पॉइंट P सेट S का लिमिट पॉइंट बनना चाहता है, तो उस पॉइंट पर वो पॉइंट सेट S के अंदर का भी हो सकता है, वो पॉइंट सेट S के बाहर का भी हो सकता है। अब उस पॉइंट P का एप्सिलॉन नेबरहुड बना लीजिए, और उस एप्सिलॉन नेबरहुड में उस P के अलावा सेट S का कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए तो उस P को हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं सेट S का। हाँ, अब जस्ट इसका उलट कर लीजिए कि उस पॉइंट P के एप्सिलॉन नेबरहुड में सेट S का कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, अदर देन P के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, तब हम लोग P को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। लेकिन इस बार आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आइसोलेटेड पॉइंट होने के लिए P को सेट S का मेंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो सेट S का मेंबर होना ही चाहिए। आइसोलेटेड पॉइंट, है ना, बाहर वाले पॉइंट नहीं कहलाएंगे, मतलब वो सेट S के अंदर ही मतलब कोई पॉइंट होना चाहिए P, है ना, उसी को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का पॉइंट आप ले लिए, और बाहर का पॉइंट तो खैर वो जो है कि, है ना, सेट S का तो मेंबर होगा ही नहीं, तो आइसोलेटेड पॉइंट में ऐसा नहीं सिचुएशन चलेगा, मतलब बाहर का पॉइंट आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन लिमिट पॉइंट में आप बाहर के पॉइंट्स को भी ले सकते हैं एज ए लिमिट पॉइंट। अगर कोई बाहर का पॉइंट ले लिया, उसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, और उस P के अलावा सेट S का कोई ना कोई मेंबर अगर मिल गया कम से कम एक, तो हम लोग उस पॉइंट P को, चाहे वो बाहर का हो या सेट S के अंदर का हो, है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, लिमिट पॉइंट कह देते हैं। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट के केस में ऐसा नहीं होता है। आइसोलेटेड पॉइंट का फिर से मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है, कि कोई भी पॉइंट P उठा लिए सेट S से, अब उसका मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, और उस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P में, है ना, उस P के अलावा सेट S का कोई मेंबर नहीं आया, तब हम लोग उस P को आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट S कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये सब तो बात रहा कि क्या क्या चीज़ आपको क्लास सेमेस्टर 2 में पढ़ना था, है ना। अगर नहीं पढ़े हैं बाबू तो मेरा गलती नहीं है वो, ठीक है। दोबारा पढ़ा करके मैं समय को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेक्चर वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। इसीलिए जितना ज़रूरी है ना आपके सिलेबस में, और इस हालांकि तो मैं तो पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो एक ऑलरेडी बड़ा लेक्चर बनने वाला है, बहुत सारा लेक्चर बनने वाला है, इसीलिए मैं
जो पढ़ा चुका हूँ उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल आपने किया होगा, फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ जेड वगैरह, है ना। इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट निकालिए, सभी इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट निकालिए क्या होता है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होल पॉइंट्स ऑफ जेड्स आर आइसोलेटेड। तो आप देखेंगे जितना भी पॉइंट्स होता है जेड का, इंटीजर सेट का जो भी जितना भी पॉइंट्स होता है वो सारे के सारे आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में, है ना, उस पॉइंट के अलावा उस कोई भी इंटीजर अगर उठा लीजिएगा, कोई भी इंटीजर उठा लीजिएगा, तो कोई भी इंटीजर का अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाइएगा तो उस एप्सिलॉन नेबरहुड में उस इंटीजर के लिए, है ना, उस इंटीजर के अलावा, है ना, जेड का कोई भी मेंबर नहीं बिलोंग करेगा, मतलब कि इंटीजर का कोई भी मेंबर बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए उस पॉइंट को, मान लीजिए 2 को सिलेक्ट किए तो 2 को ही आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे, है ना। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ तो वो ये समझे कि वो ये चीज़ नहीं पढ़े हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स के एग्जांपल्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी है तो वो भूल गए हैं। इसीलिए एक बार जरूर बाबू हमारे प्लेलिस्ट को खोल के देखिए, थ्योरी रियल एनालिसिस में आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है उसका एग्जांपल देख लीजिए, लिमिट पॉइंट्स क्या होता है उसके एग्जांपल देख लीजिए, तो फिर आपको पूरा माजरा क्लियर हो जाएगा, है ना। हालांकि ये थोड़ा बहुत ही ये सबको जानकारी जरूरी है। अगर आप नहीं भी जानते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है, हालांकि मैं बताया हूँ अभी लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना गहराई से उन चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, हाँ, लेकिन डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपको, ठीक है। डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि P का मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड लिया, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, अब उसमें से मैं P को ही हटा दूँ तो उस सेट में जो भी बचेगा उसको हम लोग कहेंगे डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P। जैसे फिर से एक बार समझ लीजिए, P का मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, अब उस P के एप्सिलॉन नेबरहुड में से P को ही हटा दे तो जो भी सेट में बचेगा फिर क्या बचेगा, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन बचेगा और उसमें P को हटा दिया जाएगा, तो जो भी बचेगा उसको कहेंगे डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P कहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ था बाबू कंसेप्ट डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड का। आशा है कि ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर सेशन में, लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ x माइनस ए का मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, यानी कि x अगर a को टेंड्स करता है तो x अगर a को टेंड्स करता है तो उसका मीनिंग को मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट समझाना है कि लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होता है। हालांकि इस चीज़ को मैंने लेक्चर 3 में थोड़ा समझाया था, आपको थोड़ा सा समझाया था, और इसको और डिटेल में, हालांकि वहाँ पर ही पूरा डिटेल कर चुके थे, लेकिन इसको बढ़िया ढंग से पढ़ने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इसके बाद मेरा जो मकसद है ना लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 से जो मेरा मकसद है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मकसद है आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़ाना, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI है, ये एग्जाम में आपका आने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूँ, एग्जाम में आपका आने वाला है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, मतलब लिमिट का आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बताइए, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।